नमस्कार बच्चों। आज का ये वीडियो कक्षा 10 के इतिहास सिलेबस से संबंधित है, जिसकी परीक्षा अब हाल ही में उनकी होने वाली है और ये सारे प्रश्न पैराग्राफ से लिए गए हैं। तो ध्यान से देखिए और समझते हुए चलिए। सबसे पहला प्रश्न है कि 1804 की नागरिक संहिता को नेपोलियन की संहिता कहा गया। राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। 1789 में फ्रांस पर निरकुंस राजा का शासन था। पूछा जाएगा कि 1789 में फ्रांस पर किसका शासन था, तो आपका उत्तर होगा निरकुंस राजा का शासन था। अगला है रेवमान एक पत्रकार था। पूछा जाएगा रेवमान कौन था, तो रेवमान एक पत्रकार था, जर्मनी था वो, और जुबुबिन गुट का सदस्य था और मेंज शहर में रहता था। 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्रराज और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। कौन सी सदी में? 19वीं सदी में। फ्रांसीसी दार्शनिक अंसर्ट रेनन 1882 में सोबोन विश्वविद्यालय में उसने भाषण दिया था और स्टेट जनरल का नाम बदलकर ही नेशनल असेंबली रखा गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, नेशनल असेंबली के तहत नापतोल की समान व्यवस्था लागू की गई। प्रश्न नंबर 9 है, यूरोप में छात्र और शिक्षित वर्ग ने एक क्लब बनाया जिसे जैकोबिन क्लब की स्थापना की गई या जिसे जैकोबिन क्लब के नाम से जाना गया। नेपोलियन ने फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया। नागरिक संहिता ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। जो नेपोलियन की नागरिक संहिता थी उसने, नेपोलियन की संहिता ने भूदासत्व और जागीरदारी से सभी को मुक्त कराया। ये किसी हद तक एक अच्छी संहिता भी थी। आगे, इस संहिता ने एक कानून बनाया या सभी के लिए एक कानून आप कह सकते हैं, मानक भार की स्थापना की और एक राष्ट्रीय मुद्रा लागू की। अगला, संहिता के प्रभाव से कर बढ़ गए और लाभ से ज़्यादा नुकसान हो गए। जब ये संहिता नेपोलियन की लागू हुई तो उससे कर तो बढ़े और साथ में साथ ये भी कहा जाने लगा कि लाभ तो इस संहिता से कम ही हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होने लगा है। जर्मन चित्रकार, एक बहुत बड़े चित्रकार हुए जर्मन, उनका नाम था कार्ल कैस्पर फ्रिड्ज, ने जवेब्रकेन शहर का कब्जा वाला एक चित्र बनाया था, जहाँ पर जवेब्रकेन शहर पर कब्जा दिखाया गया है एक चित्र में। हमसे आज़ादी और समानता ले लो, यह उक्ति फ्रांसीसी सैनिकों की है। आपसे पूछा जा सकता है कि युक्ति किसकी है, तो आपको पता होना चाहिए फ्रांसीसी सैनिकों की। फ्रिड्ज के चित्र में, एक चित्रकार हुए फ्रिड्ज के चित्र में फ्रांसीसी सैनिकों को दमनकारियों के रूप में पेश किया गया। उन्होंने चित्र बनाया जिसमें सैनिकों को दिखाया गया बहुत ही क्रूर स्वभाव में। लाल, सफ़ेद तथा नीला रंग फ्रांसीसी सैनिकों की पोशाक से संबंधित है। पूछा जा सकता है फ्रांसीसी सैनिकों की पोशाक का रंग कैसा था, तो आप कहेंगे लाल, सफ़ेद और नीला। नेपोलियन 1813 में लाइप्जिग की लड़ाई हारकर फ्रांस लौटा। राष्ट्र राज्य में जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। पूछा जा सकता है राष्ट्र राज्य में कौन कौन शामिल हैं, तो जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड। यूरोप के बोहेमिया, अर्थात इन्हें कुलीन वर्ग कहा जाता है, में जर्मन भाषा बोलने वाले अधिक थे। हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे और गालिसिया के कुलीन वर्ग के लोग पोलिश भाषा बोलते थे। कुलीन वर्ग जमीन का मालिक यूरोप का सबसे प्रभावशाली वर्ग था। आपसे पूछा जा सकता है कि कुलीन वर्ग कौन होता है, तो आप कहेंगे कुलीन वर्ग जो होता है वो जमीन का मालिक होता है और यूरोप का सबसे प्रभावशाली वर्ग था। क्योंकि आपने लिखना तो है नहीं, आपने सिर्फ टिक करना है। और कुलीन वर्ग जो था फ्रांस का, आप कह सकते हैं यूरोप का बहुत छोटा वर्ग था, जबकि जनसंख्या में अधिकतर लोग जो थे वो किसान थे। पूर्वी तथा मध्य यूरोप में भूमि जागीरदारों के पास थी, अर्थात जिनके पास अधिक धन था उनके पास ज़्यादा भूमि थी, जिस पर भूदास खेती करते थे। भूदास। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, और जबकि औद्योगिकरण हम कह सकते हैं कि फ्रांस, जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ था। ठीक है, तो ये 27 क्वेश्चन हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, और सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपको बोला जा चुका है पहले ही। ध्यान से देखिए, समझते हुए चलिए इन्हें। अगला, नेपोलियन या नेपोलियनी युद्धों की शुरुआत व इटली पर नेपोलियन का जो आक्रमण हुआ था वो 1797 में हुआ था। ठीक है, 1814 से 15 में नेपोलियन का पतन हुआ या वियना शांति संधि हुई। दोनों पूछे जा सकते हैं कि वियना शांति कब हुई, तो आप कहेंगे 1815। सन 1821 में यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। इटली का एकीकरण 1859 से 70 में हुआ, जबकि जर्मनी का 1866 से 61 में हुआ। हैप्सबर्ग तथा ऑटोमन साम्राज्यों का स्लाव राष्ट्रवाद 1905 में मजबूत होता है। अर्थात ये दो साम्राज्य थे, हैप्सबर्ग तथा ऑटोमन साम्राज्य, इनका जो मैं कह सकते हैं राज्यों में स्लाव राष्ट्रवाद 1905 में मजबूत हुआ। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद राष्ट्रीय एकता का विचार
लोकप्रिय हुआ? पूछा जा सकता है कि राष्ट्रवाद की एकता का विचार कब लोकप्रिय हुआ? तो आप कहेंगे कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद हुआ। अगला देखिए, अगला है उदारवाद, जिसे हम लिबरलिज्म कहते हैं, और यह शब्द लातिन भाषा की लिबर पर आधारित है। इसका अर्थ होता है आज़ाद। उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता है जो सहमति से बनी हो। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 37 है, व्यक्ति के लिए आज़ादी, कानून के सामने सबको बराबरी उदारवाद का अर्थ है। या आप कह सकते हैं कि उदारवाद का अर्थ है सबको बराबर का अधिकार देना। ठीक है। आप स्मरण रखें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला प्रयोग था और फ्रांस में मत देने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही था। थोड़े हम कह सकते हैं कि केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय वयस्क पुरुषों को मताधिकार दिया गया था, परंतु संहिता ने पुनः सभी को दौड़ से बाहर कर दिया, अर्थात केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही मताधिकार का अधिकार दिया गया, जबकि निर्धन महिलाएं और निर्धन पुरुष को ये वोट डालने का या मतदान का अधिकार नहीं था। यूरोप के अंदर जो सीमा शुल्क था एक देश से दूसरे देश के अंदर जाने का, वो 5% था। 1834, पर्सन नंबर 43 पे हैं हम अभी। 1834 में प्रशा की पहल पर एक जोल्वेराइन शुल्क संघ स्थापित किया गया। जोल्वेराइन क्या है? एक शुल्क संघ है जो शुल्क लगाता था। ठीक है। फ्रांस में संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकार से वंचित रखा गया था। इसका अर्थ है वो वोट या मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते थे क्योंकि वो निर्धन थे, और महिलाओं को उन्होंने एक तरह से ये माना कि उनका कार्य जो है घर के लिए ही है, या वो घर के ही उन्हें कार्य करने चाहिए, राजनीति में उन्हें अवसर नहीं देना चाहिए। जोल्वेराइन ने यूरोप में मुद्राओं की संख्या 30 से जो ऊपर थी पहले 2 कर दी जोल्वेराइन संघ ने। 1815 में नेपोलियन की हार हुई और उसके हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवादी की समर्थक थीं। रूढ़िवाद को उन्होंने प्रोत्साहन दिया। यूरोपीय शक्तियों में शामिल देश थे ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया। पूछा जाता है यूरोपीय शक्तियों में शामिल देश कौन कौन से थे, तो आपका उत्तर होगा ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया। अगला है 1815 में यूरोपियन शक्तियों ने नेपोलियन को हराया था। पूछा जा सकता है नेपोलियन को किसने हराया था, तो यूरोपियन शक्तियों ने। और यूरोपियन शक्तियाँ कौन कौन सी हैं आपको ऊपर बता दिया गया है, ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। प्रश्न नंबर 49 देखिए 49, वीना कांग्रेस की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की। मेटरनिक नाम याद रखिएगा। तो ये वीना कांग्रेस की उन्होंने मेजबानी की थी, या उसके अध्यक्ष थे, उसके चांसलर थे। वीना संधि का उद्देश्य उन सभी परिवर्तनों को समाप्त करना था जो युद्ध के दौरान परिवर्तन हुए थे। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, वीना संधि का जो उद्देश्य पूछा जा सकता है उन सभी परिवर्तनों को समाप्त करना था जो युद्ध के दौरान रखे गए थे। रूढ़िवाद क्या है पूछा जा सकता है, जो तेज बदलाव के बजाय धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि नई रूढ़िवादी व्यवस्था द्वारा उठाया गया मुख्य मुद्दा था प्रेस की आज़ादी। अर्थात जब रूढ़िवादी व्यवस्था लागू की जा चुकी थी फ्रांस में, तो उस समय जो मुख्य मुद्दा उठाया गया था वो थी प्रेस की आज़ादी। प्रश्न नंबर आपका 53 है कि ध्यान से देखिए, जूसेपी मेत्सिनी का जन्म 1807 जेनेआ में हुआ उनका जन्म, और इटली का वो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी था मेत्सिनी ने 2 भूमिगत संगठन बनाए थे। पहले का नाम मार्सेई में यंग इटली बनाया। मार्सेई एक आप कह सकते हैं एक स्थान है जहाँ पर उन्हें यंग इटली नामक एक संगठन बनाया, और दूसरा उनका था बर्न में यंग यूरोप। बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 55, मेटरनिक ने मेत्सिनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। तो ये पूछा जा सकता है सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है, तो वो था मेत्सिनी। और ये पंक्ति किसने कही थी, ये लाइन किसने कही थी कि सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा खतरनाक जो सबसे खतरनाक दुश्मन है, ये कहा था मेटरनिक ने। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। प्रश्न थोड़ा सा ट्रिकी पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला है क्वेश्चन नंबर 56, जूसेपी कार्बोनारी के गुप्त संगठन का एक सदस्य था, एक संगठन था जो गुप्त रूप से आंदोलनों में भाग लेता था, तो वो संगठन का नाम था कार्बोनारी। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 57 है कि 24 वर्ष की आयु में लिगुरिया में क्रांति करने के कारण उसका बहिष्कार हुआ था। किसका? जूसेपे मेत्सिनी का। तो बच्चों ये आपका जो इतिहास का सिलेबस था उसका फर्स्ट पार्ट ही है। ठीक है, आप इसे ध्यान से पढ़िए क्योंकि एक्सरसाइज तो आपके बुक में है ही, और आपने अपने लेवल से ये पढ़ना है क्योंकि एक बार तो आपको चैप्टर जो है ये पूरी तरह से पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। जहाँ पर भी कोई आपको डाउट होता है इस वीडियो को दोबारा से एक बार रिकैप करके फिर से देखिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।